रात का अंधेरा गहरा था, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक घर में हलचल मची हुई थी। ये कोलकाता स्थित वो घर था जहां ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी में एक व्यक्ति नजरबंद था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे क्रांतिकारी नायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इस रात उनकी नियति बदलने वाली थी। आज वे इस कैद से भागने की योजना बना चुके थे। एक ऐसा साहसिक निर्णय जिसने भारत की आजादी के आंदोलन को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, जहां गांधी और नेहरू ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने का मार्ग अपनाया। वहीं नेताजी का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता केवल संघर्ष और सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता कभी भी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक नीति अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल विरोध प्रदर्शन और अहिंसा से ब्रिटिश सरकार को झुकाना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और सशस्त्र क्रांति की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया। हालांकि उनके विचार कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से गांधी से मेल नहीं खाते थे। 1939 में गांधी से वैचारिक मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया राजनीतिक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य उन सभी लोगों को एकजुट करना था जो स्वतंत्रता संग्राम में अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी कदम उठाने के पक्षधर थे। 1940 तक नेताजी की लोकप्रियता और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा ब्रिटिश सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता स्थित उनके घर में नजरबंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि नेताजी को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका न निभा सके। लेकिन नेताजी कोई साधारण नेता नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कैद में रहकर अपने सपनों को मरने दे। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस कैद से बाहर निकलेंगे और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को नए स्तर पर पहुंचाएंगे। नेताजी ने अपने भागने की एक साहसिक और सुनियोजित योजना बनाई। पहला कदम था अपनी पहचान बदलना, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही थी। यदि वे अपने असली रूप में बाहर निकलते तो तुरंत गिरफ्तार हो जाते। इसलिए नेताजी ने अपना हुलिया पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने पठान का पारंपरिक पहनावा धारण किया और अपना नया नाम रखा, मोहम्मद जियाउद्दीन। इस वेशभूषा के पीछे उनकी सोच थी कि वे एक मुस्लिम व्यापारी के रूप में खुद को प्रस्तुत कर सकें, ताकि रास्ते में कोई भी उनकी असली पहचान को लेकर संदेह न कर सके। इसके बाद अगला और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण था ब्रिटिश निगरानी से बचते हुए कोलकाता से सुरक्षित बाहर निकलना। इस मिशन में उनके सबसे बड़े सहयोगी बने उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस। 17 जनवरी 1941 की ठंडी रात में, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, नेताजी अपने घर से चुपचाप बाहर निकले। शिशिर कुमार बोस खुद कार चला रहे थे और नेताजी पिछली सीट पर बैठ गए। उनका पहला पड़ाव कोलकाता से झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन था, जो वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। गोमो स्टेशन पर पहुंचने के बाद नेताजी ने पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी। ये यात्रा अत्यंत जोखिम भरी थी, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया विभाग पूरे भारत में उनकी तलाश कर रहा था। लेकिन नेताजी की सूझबूझ और साहस ने उन्हें इस कठिनाई से भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया। पेशावर पहुंचने के बाद नेताजी का अगला लक्ष्य ब्रिटिश भारत की सीमाओं को पार कर अफगानिस्तान में प्रवेश करना था। उन्होंने खुद को एक मौलवी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि उन पर किसी को शक न हो।
अफगानिस्तान की सीमा पार करने के बाद नेताजी सोवियत संघ पहुंचे। उनकी योजना थी कि वे सोवियत सरकार से समर्थन प्राप्त करें ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नया मोर्चा तैयार किया जा सके। हालांकि उस समय सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता था, इसलिए उन्हें सीमित सहायता ही मिली। इसके बावजूद नेताजी ने अपनी यात्रा जारी रखी और अप्रैल 1941 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित कर इंडियन लीजन का गठन किया। उनकी योजना थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दें। बाद में परिस्थितियां बदली और नेताजी ने जापान का रुख किया, जहां उन्हें और अधिक सक्रिय समर्थन मिला। जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य अभियान की रणनीति बनाई। उनके प्रयासों के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजाया। उनके प्रयासों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र और व्यापक रूप मिला। उनके बढ़ते प्रभाव और आजाद हिंद फौज की गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की तेजी से बढ़ती लहर को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, जो भारतीय नेताओं को सत्ता में अधिक भागीदारी देने की पेशकश थी। हालांकि यह मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन यह स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश सरकार को अब भारतीय स्वतंत्रता की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। नेताजी के कुछ फैसलों को लेकर इतिहास में विवाद भी रहे। विशेष रूप से उनका जर्मनी और जापान जैसी शक्तियों के साथ सहयोग करना कई लोगों के लिए नैतिक और राजनीतिक रूप से विवादास्पद निर्णय माना जाता है। हालांकि नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम का प्राथमिक उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है और इसके लिए अस्थायी रूप से किसी भी शक्ति का सहयोग लिया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह साहसिक फरारी केवल एक रोमांचक घटना नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रतीक थी कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। उनका ये कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगर उस रात नेताजी कोलकाता से भागने में सफल नहीं होते तो शायद भारत की आजादी की कहानी कुछ अलग होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्टरूम टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।